नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं आज का एक बहुत ही चर्चित और जाना पहचाना नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जागृति अवस्थी का। जागृति अवस्थी, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सिविल सर्विस की जो परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं उसमें जागृति ने देश भर में दूसरा स्थान अर्जित किया है और महिलाओं की कैटेगरी में हम कहें तो पहला स्थान अर्जित किया है। जागृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सचमुच हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और खुशी की बात है कि भोपाल की एक बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। ये हजारों हजार युवाओं के लिए प्रेरणा है। इस छोटे से क्षण ने, इस पल ने, इस परिणाम ने आपके जीवन को अचानक कितना कुछ बदल दिया है। सर बिल्कुल, और जैसे ही ये रिजल्ट आया तो मैं एक एस्पिरेंट से एक आईएएस की कैटेगरी में शिफ्ट हो गई। घर में बहुत खुश हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझसे इतना लोग बात करने के लिए उत्सुक हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि मेहनत का जो मैंने एक सपना देखा था तो आज मेहनत का फल मिल रहा है। इस उपलब्धि को आप अपने लिए, परिवार के लिए और खासकर लड़कियों के लिए यदि हम कहें, इस अचीवमेंट को आप कितना बड़ा मानती हैं? सर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक मध्यम वर्गीय सामान्य परिवार से आना, मेरी पूरे परिवार में कोई सर्विसेज में नहीं है, तो एक ये पहला था, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की बात की जाए तो यूपीएससी में शुरू से ही महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही हैं और आज हम लोग किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे तो बहुत खुशी हो रही है। और महिलाओं के लिए मुझे लगता है एक मैसेज जाता है समाज में कि यदि उनको मौका दिया जाए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपोर्ट मिले परिवार से, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसे जो अचीवमेंट्स हैं समाज में भी छोटे से छोटे स्तर पे ही क्यों ना सही, एक कहीं ना कहीं माइंडसेट में चेंज करने में हेल्प तो करते हैं। तो आपकी ये उपलब्धि खासकर युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लड़कियां हर क्षेत्र में आज अच्छा कर रही हैं, आगे जा रही हैं, लेकिन ये घटनाएं जब आप जैसे लोग इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हैं तो उनके हौसले को एक सपोर्ट मिलता है और वो और उत्साह के साथ आगे बढ़ती हैं। सिविल सर्विस की यदि हम बात करें, आपने कब सोचा कि सिविल सर्विस की ओर हमें जाना चाहिए? कब और कौन से ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने आपको इधर आकर्षित किया? सर जो पहला बिल्कुल विचार है, जो प्रारंभिक विचार है, वो तो स्कूल में आता था, लेकिन वो विचार बहुत ही बेसिक था। सिर्फ इतना कि कुछ कलेक्टर होता है, कोई परीक्षा होती है, कोई सीरियस अपनी तरफ से प्रयास नहीं शुरू हुए थे। उसके बाद जैसा मैंने कहा, मध्यम वर्गीय परिवारों में आर्थिक जो एक सिक्योरिटी है कि आप अपने पैरों खड़े हों, उसकी बहुत महत्वपूर्णता होती है। तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की, उसके बाद 2 साल बीएचईएल भोपाल में मैंने नौकरी भी की एक इंजीनियर के पद पर। भेल में रहते हुए मुझे अपने आसपास ज्यादा ऑब्जर्व करने का टाइम मिलता था, तो कई तरह के वर्गों से मेरा भी इंटरेक्शन होता था, महिला हैं, लेबर है, और मैं सोचती थी कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं ग्राउंड पे उतर करके दूसरे जो सेक्शन हैं उनके लिए मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। वहां से मुझे प्रेरणा मिली और धीरे धीरे जब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे यही करना है, तो एग्जाम के बारे में मैंने अपनी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की और जनवरी 2019 में मैंने ये सोच लिया कि अब अगर करना है तो यही करना है। तो करना है तो यही करना है, ये सोच और फिर एक संकल्प और एक जुनून जिसने आज आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी झोली में है। जागृति, और भी बहुत सारी बातें करने का मन है, बात करेंगे ही। बातचीत को आगे बढ़ाएं। हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं। जी बिल्कुल, हमेशा मुझे एक सॉन्ग बड़ा ही मोटिवेटिंग लगता है, एक गीत की रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जी, फिल्म इम्तिहान का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज में। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कांटों पे चल के आपको ये बहार के साए मिले हैं। तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के साथी जो हमारी बातचीत सुन रहे हैं, उनको इस बात से प्रेरणा मिलेगी कि यदि जागृति जैसे परिवार से आने वाले लोग इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत अपने श्रोताओं के साथ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जागृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस खूबसूरत से गीत के बाद। आपने 2 साल इंजीनियर के पद पर काम किया और फिर उसी दौरान आपने सोचा कि सिविल सर्विस में आपको आना चाहिए। हमें बताइए कि जब आपने इस बात का संकल्प लिया कि हमें सिविल सर्विस को अपने करियर के रूप में चुनना है, इसके बाद किस तरह से आपने अपना माइंड सेटअप किया, किस तरह से आपने तैयारी की, कैसे शुरुआत की, शुरू कहाँ से किया, एकदम बेसिक आप हमें बताइए। जॉब में रहते हुए ही भेल में जब मैं कार्यरत थी तो मैंने इस परीक्षा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सिलेबस क्या है, किस तरह के का पूरा एग्जाम की प्रक्रिया होती है। और जब ये सब समझ में आ गया तो मैंने जनवरी 2019 से ही, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब यही करना है, मैंने पढ़ाई शुरू की। पहले मेरा ये विचारधारा थी कि जॉब के साथ में ही रह करके करेंगे ताकि किसी पे भी किसी तरह की आर्थिक रूप से जिम्मेदारी ना बढ़े। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता था। 8 से 5 की 6 दिन वीक में नौकरी रहा करती थी। तो 6 महीने फिर भी पढ़ाई की। जून में पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ये समझ में आ गया कि इस परीक्षा को बहुत समय देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा त्याग ये मांगती है। उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ी। 1 महीना बैठ करके सिर्फ परीक्षा के पैटर्न को समझने में मैंने प्रयास अपने लगा दिए। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का सिलेबस है, कौन से आंसर्स किस तरीके से लिखने चाहिए। तो अपना पूरा एक मैंने स्ट्रेटेजी बना ली। तो जब एक ये नीति मेरी तैयार हो गई, उसके बाद हार्ड वर्क, हर रोज कठिन परिश्रम करना, 8 से 10 घंटे 2 साल मैंने लगातार पढ़ाई की है डेली, और बहुत प्रैक्टिस की, कमियां निकाली और उन कमियों को हमेशा बस सुधारने पे ही पूरा अपना ध्यान लगा करके रखा। पहले तो बेसिक जानकारी इस परीक्षा के बारे में, फिर निरंतर प्रयास, निरंतर अध्ययन लगातार, जैसा कि आपने हर दिन 10 घंटे पढ़ाई की। बहुत सारे इस बीच परिवार में, समाज में, घर में आयोजन होते रहे होंगे, उत्सव होते रहे होंगे, उनका कभी असर आपके इस यात्रा में कभी पड़ा? मैंने तो अपने आप को इन चीजों से थोड़ा सा अलग कर लिया था। नौकरी छोड़ने का एक त्याग
त्याग था, तो लगता था कि यदि ये छोड़ दिया तो बाकी चीजें भी छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों में संलग्न रहने से आपका ध्यान वहां पे आकर्षित हो जाता है, पढ़ाई से कहीं ना कहीं दिमाग हटता है। तो मैंने तो अपनी दूरी बना करके रखी। उसके बाद कोविड भी आ गया, तो कोविड समय में भी दूरियां बनी ही रहीं और अकेले ही समय रहता था तैयारी करने के लिए। तो ये मेरी स्वेच्छा से मैंने ये निर्णय लिया कि थोड़ा सा अलग रह करके ही तैयारी करनी है। तो ये जो अपने आप को थोड़ा सा अलग करना, खासकर आज जो हम देखते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, युवा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं उन सब चीज़ों में, तो इससे अपने आप को अलग रखना इस तरह की तैयारियों में, इस तरह की परीक्षा की तैयारी के लिए कितना ज़रूरी है? आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ अच्छा बुरा सब तरह की चीज़ें हैं। अच्छा ये है कि ऑल इंडिया रेडियो, PIB, सबके हैंडल सब वहाँ पर आ गए हैं, तो आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ वहाँ से मिल जाती है। लेकिन हमारा जो ज़्यादातर समय है वो अपने दोस्तों के बारे में देखना, फिर उनसे अपने जीवन को कंपेयर करना और डिस्ट्रैक्ट होना, तो आपका ध्यान इधर उधर आकर्षित होता है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि यदि आप में इतना अनुशासन नहीं आप रख पाते सोशल मीडिया पर कि कितना समय देना है और कहाँ देना है, तो बेहतर है कि आप दूरी बना लें। मैंने तो दूरी बना लेना ही उचित समझा और पूरी तरह से दूर ही रही हूँ। तो आपकी सलाह है कि अनुशासित तरीके से यूज करने में, उपयोग करने में इन सब चीज़ों का कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि हम अनुशासित नहीं रह सकते हैं तो फिर इनसे दूरी बना लें, ज़्यादा बेहतर है। आपने एक नौकरी छोड़ी इस परीक्षा की तैयारी के लिए, जाहिर है एक बहुत बड़ा निर्णय था। इस निर्णय के पीछे आपके पेरेंट्स, आपके परिवार के लोगों का, उनका क्या रिएक्शन था और कितना बड़ा सपोर्ट था आपके इस निर्णय के पीछे? जब मैंने पहली बार ये विचार मुझे आया कि अब नहीं हो रहा है नौकरी के साथ, छोड़कर ही करना पड़ेगा, तो पहली प्रतिक्रिया तो थी कि थोड़ा उन्होंने चेतावनी दी कि आप समझें कि एक नौकरी से निकल करके वापस विद्यार्थी जीवन में आपको जाना होगा, बहुत मेहनत लगती है इस परीक्षा में, तो यदि आप उस मेहनत के लिए तैयार हैं और इस नौकरी में भी जिस तरह के चैलेंजेस आएंगे आगे, उसके लिए यदि आप तैयार हैं तो आप छोड़ दें। और उन्होंने मुझे सोचने का समय दिया, लेकिन जब मैंने एक बार दृढ़ संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे छोड़ना ही है, तो बस उन्होंने कहा कि तो फिर दूसरे दिन जाकर के आप अपना त्यागपत्र दे दीजिए। और फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कभी पीछे मुड़ के ना देखने की सलाह दी कि जो चला गया है उसको छोड़ दीजिए, वो चला गया, और सिर्फ आगे देखने के लिए सपोर्ट करते रहे। एक बहुत बड़ी बात थी, आपको अपने माता पिता, अपने परिवार का इतना बड़ा सपोर्ट मिला। सबसे ज्यादा श्रेय इस उपलब्धि के लिए आप किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, शिक्षकों को, पूरे परिवार को, मेरे भाई को भी, उसने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया जब कभी भी डिमोरलाइजिंग लगता था। तो इन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि हम सिविल सर्विस की तैयारी की बात करें, हमारे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनका ख्वाब होता है सिविल सर्विस में जाना, उनके लिए ये जानकारी बड़ी उपयोगी हो सकती है। आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थी रही हैं और हम देखते हैं कि सिविल सर्विस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले खासकर लोग आ रहे हैं। तो एकेडमिक आपका फील्ड अलग है, फिर सिविल सर्विस में कुछ अलग, ये जो एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, ये इसके पीछे आप क्या मानती हैं, क्यों ऐसा है? कई बार जो हमारे कॉलेज की डिग्री होती है उसका जो नॉलेज है, उसके कंसेप्ट थोड़े धुंधले पड़ जाते हैं समय के साथ, और इस परीक्षा में सामाजिक और अलग तरह के विषयों की जानकारी की बड़ी ज़रूरत है। तो कई बार जो ऑप्शनल है हमारा, वो हमारा जनरल स्टडीज़ में भी हेल्प कर देता है। तो एक ये भी वजह थी कि मैं सोशियोलॉजी लेकर के मैंने पढ़ा, और कई लोग ह्यूमैनिटीज़ लेकर के करते हैं इस परीक्षा को। उसके अलावा सर इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं उनका रीज़न कई बार यही होता है कि समाज में ग्रास रूट पर उतर के काम करने की इच्छा, और ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, वो समाज के बारे में समझने का बहुत अच्छा तरीका होते हैं। तो इंटरेस्ट, एग्जाम में उपयोगिता, यही मेन फैक्टर्स रहते हैं। आपके विषय क्या थे सिविल सर्विस के लिए? मैंने सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो इनकी तैयारी के लिए आपने जो लिटरेचर वगैरह है, आजकल तो खैर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, कैसे कुछ आपने ये लिटरेचर इकट्ठा किया या कैसे इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया, अपनी तैयारी के लिए इनका कैसे इस्तेमाल किया? सोशियोलॉजी के लिए तो सर मैंने बिल्कुल बेसिक जो है इग्नू का BA का मटेरियल है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको मिल जाता है वो मटेरियल। और नितिन सांगवान सर की एक किताब है सोशियोलॉजी की, तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स हैं, और एक यूट्यूब पर फ्री प्लेटफॉर्म है स्लीपी क्लासेस, उनके बहुत अच्छे वीडियो में उन्होंने समझा रखे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इन सब का मैंने प्रॉपर यूज़ किया। और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो अब इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि आप
जब चाहें आपके हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्हीं सब तरीके से मैंने अब मैनेज किया। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो साक्षात्कार होता है, उसको फेस करने के लिए किस तरह की तैयारी आपने की? अपने व्यक्तित्व में ऐसे कौन सी चीज़ों का समावेश किया जिससे आप साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित कर सकें और बेहतर वहाँ प्रदर्शन कर सकें? साक्षात्कार में सर एक वार्तालाप के तरह ही होता है, वो प्रश्न पूछकर और जवाब लेने जैसा फॉर्मेट नहीं है उसका। तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि वहाँ पर जाके उनसे उसी तरह बात करूं जैसे मैं घर के वरिष्ठ लोगों से बात करती हूँ, तो वो सम्मान दिखे, अपना ओपिनियन मजबूती के साथ उनके सामने, एक लॉजिक, उसके पीछे एक वजह हो, आप रीजन के साथ दें, एक जागरूक सिटीजन की तरह जाएं। जो भी आसपास हो रहा है देश में, राज्य में, आपके प्रदेश में, आपकी हॉबीज में, आपके कॉलेज से रिलेटेड, तो हर चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बचपन से लेकर के अपने स्कूल, कॉलेज, सब्जेक्ट, सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मॉक इंटरव्यूज, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की इसमें मदद ली है। ज्यादातर वो फ्री ही अवेलेबल होते हैं और ऑनलाइन लिए थे, तो इनसे मुझे अपने आप में सुधार करने का बहुत मौका मिला। तो बहुत सारी एक रणनीति थी, बहुत सारी तैयारी का एक तरीका था जिसका आपने इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया और जो आज के प्लेटफॉर्म्स हैं, तकनीक का आपने पूरा इस्तेमाल किया और अपनी तैयारी को धार दिया आपने और आज इस मुकाम पर हैं। जागृति, कुछ बातें आपसे हम और करेंगे, एक गीत आपकी पसंद का और अपने श्रोताओं को सुनवाते चलें। जी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना जी। उसी का नाम जीना है। उसी का नाम है। मुकेश का गाया ये गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का एक और खूबसूरत सा ये गीत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, बहुत ही प्यारा सा गीत। जाहिर है कि अब आपका सिविल सर्विस में आने के बाद ये उद्देश्य होगा कि लोगों के जीवन में मुस्कान ला सकें। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपको ये सौंपी है, तो इसके लिए आपको बधाई। तो इसी से जुड़ा हम सवाल करें कि अब जब आप सिविल सर्विस में आ रही हैं,
क्या आगे क्या सोच रखा है, क्या सपना है आपको, किस तरह से आप के जो समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, ग्रामीणों के लिए, जो ऐसे लोग जो समाज में पीछे की लाइन में खड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करने का एक ख्वाब होगा, सपना होगा आपके दिमाग में, जैसा कि आपने बताया कि सर्विस के दौरान आप ऐसा कुछ सोचती थी। क्या आगे क्या सोच रखा है आपने कि आगे कैसे क्या कुछ करेंगी आप? मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊं, सिविल सर्विसेज में तो कई तरह के व्यापक क्षेत्र है इसका, तो एक संवेदनशील सिविल सर्वेंट की तरह मैं अपने आप को वहाँ पे लोगों से ट्रस्ट डेवलप कर सकूं। ग्रामीण इलाकों में या वो लोग जो हमारी तरह प्रिविलेज नहीं हैं, उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण पे मेरा ध्यान रहेगा, खासकर महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स डेवलप हों, हर घर से एक बिजनेस वुमन निकले, हर गाँव में, हर घर में उद्योग हो। तो इस तरह से मेरे हिसाब से सशक्त इकाई जो है देश की, वो एक सशक्त गांव होगा, एक सशक्त महिला होगी, तो उसी तरफ मेरा ध्यान होगा। जी, एक सशक्त महिला होगी तो सामाजिक बदलाव अपने आप होगा। जागृति, हमें बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं? मुझे सर छोटे मोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। मुझे लोगों से बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में जानना, कुछ शेयर करना पसंद है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, हेल्थ रेसिपीज बनाना और फोक म्यूजिक सुनना। फोक म्यूजिक, आपको किस तरह की म्यूजिक पसंद है? मुझे बुंदेलखंडी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान बुंदेलखंड का ही है। तो ये अच्छी बात है, जमीन से जुड़े हुए शौक हैं आपके, लोगों के जीवन से जुड़े हुए शौक हैं। एक प्रश्न काल्पनिक है ये, लेकिन हम आपसे करना चाहेंगे कि मान लीजिए सिविल सर्विस में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब क्या करती हैं आप? जी, ये मेरा नौकरी छोड़ने के बाद तो पहला था, दूसरा अटेम्प्ट था। वैसे मैं एक अटेम्प्ट तो और लेती। अगर मुझे किसी स्टेज पे जाके ये लगता कि अब मैं अपना 100% दे चुकी हूँ, अब और कुछ है नहीं अब इस परीक्षा में इम्प्रूव करने को, तो एक प्लान बी मेरे पास था। और मेरे हिसाब से सभी को एक कहीं ना कहीं होना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि अगर ये नहीं तो कुछ और सही। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं एमटेक करूंगी, पीएचडी करूंगी और फिर उस फील्ड में आगे बढ़ जाऊंगी। कितना आश्वस्त थी आप अपनी सफलता के लिए? मेहनत तो सर की थी, इसलिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। किस रैंक पे होगा इतना यकीन तो नहीं था, पर हो जाना चाहिए ऐसा लग रहा था। और यदि आप अपना 100% देते हैं, यदि आपने सारे प्रयास ईमानदारी से किए हैं, तो मुझे लगता है ईश्वर भी साथ देते हैं। और तो एक आश्वस्त तो मैं थी कि हाँ, लिस्ट में नाम तो दिखेगा। लेकिन यहाँ पर दिखेगा ऐसा आपने सोचा नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी तरह से अनपेक्षित था मेरे लिए और बहुत खुशी है। जब ये अनपेक्षित समाचार आपको मिला, उस पल को याद करिए, कैसा आपने महसूस किया? और मैं बहुत खुश थी, मुझे तो यकीन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि सब लोग उसको एक बार फिर से देख लें कि मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। बहुत ज्यादा खुशी हुई। सचमुच बड़ा रोमांचित करने वाला ये पल रहा होगा। हम चाहेंगे कि हमारे ऐसे जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले साथी हैं या एस्पायरेंट्स हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो युवा सिविल सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुनना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा आप मैसेज दीजिए अपने अनुभवों के आधार पर जो उनके लिए उपयोगी हो सके। मैं ये कहूँगी, सबसे पहले वजह ढूंढ लीजिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अगर क्यों पता है तो कैसे तो फिर आप पता लगा ही लेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक अगर टिप जो मैंने सीखी है इस एग्जाम में, तो मैं कहूँगी लिख लिख कर पढ़ाई करिएगा, हर स्तर पे लिखिएगा। भले इंटरव्यू है तो भी लिखिएगा, लिखने से बहुत फायदे होते हैं, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और अपने में हौसला रखिए, दूसरों से कंपैरिजन मत करिए, खुद से करिए। और अगर आप मेहनत अपना 100% देंगे और आपकी नीति सही होगी तो आप जरूर करके दिखाएंगे। आपने लिखने की बात की, एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ और जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए पढ़ाई तो खैर ठीक है, मेहनत करनी है, आपने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक क्या आपने महसूस किया, क्या होना चाहिए? सही तरीके से बने हुए नोट्स, क्योंकि आपको एग्जाम में जा करके लिखना है। तो यदि आपने जो पढ़ाई की है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत आसानी होती है। तो यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो वो क्या है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या और करना चाहिए, और आपका एक निजी मत क्या है, इस तरह से 4-5 पॉइंट्स में नोट्स बनाएं। बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें से ही कोई 1-2 पहलू परीक्षा में पूछे जाएंगे। नोट मेकिंग पर जरूर ध्यान दें सभी लोग, मेरा यही सजेशन है। और निश्चित रूप से आपके जो अनुभव हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए जो सिविल सर्विस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मार्गदर्शन का कार्य करेगा। आखिर में कोई संदेश, कोई बात अपने मन की हमारे श्रोताओं के लिए शेयर करना चाहें
पूरी इस अपनी जर्नी में माता पिता का सपोर्ट बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटियों में यदि वो विश्वास दिखाते हैं तो मुझे लगता है हम दुनिया से लड़ लेते हैं। यदि हमारा घर हमें सपोर्ट करे तो मेरा यही संदेश है कि सभी बेटियों को वो सपोर्ट मिले जिसकी वो हकदार हैं, और दुनिया नहीं कुछ बिगाड़ सकती यदि हमारे अपने हमारे साथ हो। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जिस तरह से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से आपने इस परीक्षा को पास किया है, आने वाले समय, जीवन के आने वाले काल जब आप इस सेवा में हों तो नित नए सोपान गढ़ें, अपना नाम करें, परिवार का नाम करें, समाज का नाम करें, बेटियों का नाम करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जागृति, बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी परिवार की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर।